जी बिजनेस की खास पेशकश नए साल के नए फंड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मिता रिशाद। 2025 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। सभी तरीके के फंड्स में अच्छा खासा निवेश भी आया। अब नए साल में किस तरीके के फंड्स में बनेगी सबसे ज्यादा वेल्थ, 2026 में कौन से फंड्स में आपको लगाना चाहिए पैसा, यही समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। गुड मॉर्निंग सर एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे म्यूचुअल फंड के सारे दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में इस साल सोने चांदी जितने रिटर्न आए जो 2025 में आए, भर भर के पैसा बने, ये हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, इस बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बता दूं कि हम अगले कुछ मिनटों तक इस पर बात करने वाले हैं कि अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर गहरी रिसर्च के साथ चुने गए अनिल सर के जो फेवरेट फंड्स हैं वो आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए साल के नए फंड्स की। तो सबसे पहले तो सर मेरा सवाल जो मुझे लगता है हजारों दर्शकों के मन में ये होगा कि 2025 आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा? साल अच्छा था स्मिता। अगर आप देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 80 लाख करोड़ के पार निकला है, तो ऑल टाइम हाई पर है। SIP से रिकॉर्ड निवेश आ रहा है 29,000 करोड़ का, जो कम नहीं है। इक्विटी में फ्लेक्सी के फंड स्टार फंड रहा है, काफ़ी पैसा यहाँ पर आया, 70,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए वहाँ पर आए हैं। हाइब्रिड फंड्स मल्टी एसेट का एलोकेशन कैटेगरी में बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर करीबन 39,000 करोड़ का पैसा आया है। पैसिव फंड में एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ निवेश का बड़ा ट्रेंड बढ़ा है। पैसिव फंड में बहुत पैसा आ रहा है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। 121 NFO आए हैं पैसिव कैटेगरी में, सोचिए 121 NFO। और गोल्ड ETF में भी 27,000 करोड़ का पैसा आता हुआ दिखा है। म्यूचुअल फंड में SIF छोटे वाले PMS की एंट्री हुई है, 10 लाख रुपए वाले की, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। और हालांकि अभी शुरुआत हुई अक्टूबर से, तो 10,000 करोड़ के आसपास, 2,900 करोड़ के आसपास का पैसा यहाँ भी आता हुआ दिखा है। बिल्कुल, अब नए साल पर सब लोग आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि 2026 में आपको किस तरीके के फंड्स पसंद हैं? सीधे आपने सीधे फंड्स की बात की, कौन से फंड्स पसंद है, तो मैं बता दूं आपको। 2 तरह के फंड्स हैं, लेकिन उससे पहले 2 बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी फंड आप चुने अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से चुने। जरूरी नहीं कि जो फंड मेरे लिए सही हो आपके लिए भी हो। तो फंड का सिलेक्शन आपका इरादा क्या है, कितने समय के लिए कितने रिस्क लेकर और कितना पैसा आप डालना चाहते हैं, अपनी रिस्क कैपेसिटी और निवेश की अवधि, ये 2 चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी है। अब आइए, मैं भी आपने सीधा सवाल पूछा तो सीधा जवाब देता हूँ। 3 तरह के इक्विटी फंड मुझे पसंद है: फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और सेक्टोरल और थीमेटिक फंड। अब मैं एक एक करके इसको आपको आगे बता दूंगा। और डेट में भी अगर आप मुझे कहेंगे तो आर्बिट्राज फंड, जिन्हें मैं डेट फंड ही मानता हूँ, इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड, इसके अलावा इक्विटी सेविंग स्कीम्स, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, और आखिर में शॉर्ट टर्म फंड्स। ये 4 तरह के फंड्स ऐसे हैं डेट स्कीम में जो मुझे पसंद है। तो ये मेरी पसंदीदा कैटेगरीज हैं। अब इनमें मैं आपको आगे स्कीम्स भी बता दूंगा। जी, तो सबसे पहले बताइए सर कि फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश क्यों किया? देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों आपको एक साथ मिल जाते हैं। इक्विटी में निवेश मिनिमम 65% होता ही है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से किस मार्केट कैप में कब पैसा कम ज़्यादा करना है वो कर लेते हैं। तो फंड मैनेजर की टाइमिंग और उसकी काबिलियत ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें यहाँ पर आपको SIP करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है, फ्लेक्सी कैप फंड में 2 फंड जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका AUM 94,000 करोड़ का है, बड़ा है, और जिसने 3 साल में 21.5% का सालाना रिटर्न दिया है। दूसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। उनके पास तो एक ही इक्विटी स्कीम है और वही कमाल करती दिख रही है। 1.25 लाख करोड़ का छोटा AUM है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि 21% के आसपास के रिटर्न। तो 2 फ्लेक्सी कैप फंड जो मुझे पसंद है, HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, और मल्टी एसेट एलोकेशन सर, ये किस तरीके के फंड्स लगते हैं आपको? देखिए, स्मिता, जैसा नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसमें कम से कम 3 एसेट क्लास की कैटेगरीज में निवेश होता है। इक्विटी भी होगी, डेट भी होगा, गोल्ड भी होगा, गोल्ड सिल्वर मेरा मतलब है। इसके अलावा रीट्स और इन्वेस्ट में भी थोड़ा पैसा ये लगाते हैं। 65% से ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगाते हैं, इसलिए इन्हें इक्विटी फंड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन स्कीम्स ऐसी भी हैं जहाँ इक्विटी में 65% से कम पैसा होता है, वो आपको नहीं लगाना है। वो पैसा लगाएंगे तो आपको इक्विटी का टैक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए पैसा वहीं लगाना है जहाँ इक्विटी एलोकेशन 65% से ज़्यादा हो। 35 से 65% की अगर साइज में इक्विटी एलोकेशन है तो उसे इक्विटी फंड नहीं माना जाएगा। फिर आपको 24 महीने बाद लॉन्ग टर्म होगा, और फिर शॉर्ट टर्म में भी आपका है ना स्लैब रेट से टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए आप जिन
एसेट एलोकेशन फंड्स में 65% से ज़्यादा इक्विटी वहीं पर पैसा लगाएं। और मैं आपको 3 फंड मेरी पसंद के बता देता हूं जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए 2026 में बढ़िया रह सकते हैं। एक है ICICI प्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका 75,000 करोड़ का AUM है, 17% के आसपास के 2 साल के रिटर्न है सालाना। कोटक मल्टी एसेट फंड ये बहुत ही बढ़िया है, 10,000 करोड़ के आसपास का AUM है, 20% के आसपास के सालाना रिटर्न है। और DSP मल्टी एसेट फंड यहाँ पर भी 20% के आसपास के रिटर्न है, 5,600 करोड़ का छोटा AUM है, लेकिन इसमें प्रू ICICI का AUM काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल, तो ये रहे सर के पसंदीदा फंड। अब सर सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के बारे में बताइए, ये क्या है? देखो, सेक्टोरल थीमेटिक फंड देखिए सिंपल सी चीज़ है। ये मुझे 2 तरह के फंड्स पसंद है इसमें। एक है जो कंजम्पशन से जुड़े हुए, ऐसी कंपनियां जिनमें ये निवेश करते हैं जो कंजम्पशन से जुड़ी हुई है, FMCG हो गए, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। और दूसरा जो सेक्टोरल फंड मुझे पसंद है स्मिता, वो है बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज। तो मुझे लगता है ये 2 सेक्टर निवेश करने के लिए आज से बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। बिल्कुल, तो सर कंजम्पशन सेक्टर भी बता दीजिए फिर हमें। पहले कंजम्पशन बता देता हूँ। जैसा कि नाम ही है, कंजम्पशन से जुड़े शेयरों में ये पैसा लगाते हैं। देश में जो कंजम्पशन बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, उससे इनको फ़ायदा होता है। FMCG, फूड प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेज, डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली ये सारी कंपनियां हैं जो इस कैटेगरी में शामिल हो जाती है। और भारत की मजबूत कंजम्पशन स्टोरी को देखते हुए यहाँ पर अच्छा निवेश हो सकता है। 12 लाख तक की जो टैक्स छूट मिली है इनकम टैक्स में पिछले बजट में, उसका फ़ायदा है। GST कट जो हुआ उसका फ़ायदा है। ये दोनों ही चीज़ें, और इनफैक्ट मैं कहूँगा घटती हुई ब्याज दरें भी कंजम्पशन को बढ़ा रही है। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से कंजम्पशन फंड्स इस साल बहुत बढ़िया कर सकते हैं, आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसे में HDFC का एक फंड है, लेकिन इसमें ध्यान से नाम देखिएगा, HDFC नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर फंड, इस वाले में डालना है। नॉन सिक्लिकल ये वाला ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और एक्सिस कंजम्पशन फंड ये दूसरा है। अब आप दोनों के रिटर्न देखिए, नेगेटिव है 2 साल के। ये एक अच्छी बात है। कैसे? पिछले 2 साल में पैसा बना नहीं है, तो कंजम्पशन स्टॉक्स के लिए अब मैक्रो फैक्टर्स अच्छे हो गए और 2 साल से पैसा बनाने के लिए यानी कि सस्ते लेवल पर ही आपको फंड्स भी मिल रहे हैं। तो अब ये टाइम है, इन 2 फंड में आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल। और BFSI इक्विटी फंड सर? BFSI जैसा कि नाम है, बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस, BFSI का पूरा नाम ये होता है। मेरा ये कहना है कि ये एक सेक्टर फंड इस तरह का है जिसमें बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज वगैरह में निवेश किया जाता है। और तेज ग्रोथ वाली जो इकोनॉमी है, इसमें हमेशा BFSI सेक्टर बहुत अच्छा करता है। जैसे हमारी 8% से ऊपर की ग्रोथ चल रही है इकोनॉमी की, तो नेचुरली क्रेडिट ग्रोथ बढ़िया है, लोन ग्रोथ बढ़िया है, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी, तो इनको फ़ायदा होगा। 2 फंड यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा जो मेरी पसंद के 2026 में पैसा लगाने के लिहाज से, इन्वेस्को इंडिया फिनेंशियल सर्विसेज फंड और SBI बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज फंड, जिन्होंने 20% के आसपास के रिटर्न 2 साल में पिछले में दिए हैं सालाना दर पे। ये 2 फंड ऐसे हैं BFSI स्पेस से जो आप पसंद कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सर बात करते हैं डेट फंड की। तो 2026 में आप कैसे देख रहे हैं इन फंड्स को? देखो, डेट फंड में है ना, गिरती हुई ब्याज दरों का फायदा मिलेगा डेट फंड को, ये बात पक्की है। अब यहाँ से और कितनी गिरेगी ये अलग बात है, देखना होगा, लेकिन अब तक जो ब्याज दरें कम हुई उसका थोड़ा फायदा ये। दूसरा ये कि अगर आपका व्यू साल भर तक के लिए निवेश करने का है, एकदम 3 महीने के लिए तो आपके लिए वो सारे लिक्विड फंड और वो सारे होते हैं, लेकिन साल भर का व्यू है आपका, तो आप आर्बिट्राज फंड्स डाल सकते हैं। 1 से 2 साल के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी दी आपको, इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड या फिर इक्विटी सेविंग स्कीम्स। ये दोनों ही 1 से 2 साल के लिए अगर आपको निवेश करना है डेट में, तो ये डेट से थोड़ा ज़्यादा, इक्विटी से थोड़ा कम का रिटर्न देंगे। 1 से 2 साल के व्यू के लिहाज से आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना है वो डायनेमिक बॉन्ड फंड में पैसा डालें। इसके अलावा एक और अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, PSU बैंक्स और PSU कंपनियों का एक डेट फंड है, जिसमें ये खाली सारी PSU कंपनियों के जो बॉन्ड्स हैं उसी में पैसा लगाते हैं, और PSU कंपनियों के बॉन्ड्स सरकार से सपोर्टेड होते हैं, तो आपके लिए रिस्क नहीं के बराबर हो जाती है। और फंड सर ये भी बता दीजिए कौन से ले लें? तो फंड्स में पहले मैं बैंकिंग और PSU डेट फंड वाले बता देता हूँ। इसका ज़्यादा निवेश आपको बैंक्स और PSUs वगैरह में होता है। 2-3 साल के लिए इसमें आप निवेश कर सकते हैं। थोड़ा सा बैंक के FD से आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, और इसमें लिक्विडिटी भी आपको भरपूर मिलती है। ब्याज दरें बढ़ने पर इनकी वैल्यू थोड़ी घटती है, लेकिन जब ब्याज दरें घटने का समय हो तो वैल्यू बढ़ भी जाती है। ऐसे में 3 फंड है जो आपको देखने चाहिए। ICICI प्रू बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, 9,700 करोड़ का AUM है, 7.5% के आसपास के इसके 3 साल के रिटर्न है। कोटक बैंकिंग PSU डेट फंड, यहाँ भी 7.5% के आसपास रिटर्न, सबके 10-20 बेसिस पॉइंट कम ज़्यादा में मिलेंगे। HDFC बैंकिंग, तो इनमें आपको वो फंड देखने जहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, अच्छा माहौल है। तो ये 3 फंड है जो PSU डेट फंड में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल। और पसंदीदा इक्विटी आर्बिट्राज फंड सर, ये आपके कौन से होंगे?
पसंदीदा इक्विटी आर्बिट्राज फंड। अब देखिए इक्विटी आर्बिट्राज फंड नाम से आपको ऐसा लगेगा कि ये इक्विटी फंड है, और इक्विटी फंड है नहीं। पहले इस फंड को समझिए कि ये एग्जैक्टली क्या है। ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है। क्या करते हैं, कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है उसका फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर कैश मार्केट में 1580 पर ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर्स में 1587, 1588, 5-6 रुपये का गैप है। तो ये कैश में खरीदेंगे, फ्यूचर्स में बेच देंगे, और सीरीज़ के अंत तक या तो आखिरी दिन या बीच में कभी भी ये गैप कम हो गया, रिवर्स हो गया, तो वो फिर अपनी पोजीशन रिवर्स कर देते हैं, फ्यूचर्स में बेच देंगे, फ्यूचर्स में खरीद लेंगे और कैश की जो डिलीवरी वो बेच देंगे। तो उससे होता ये है कि आपको एक फ़ायदा मिल जाता है आर्बिट्राज का, और रिस्क कुछ नहीं ले रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं उतना का उतना फ्यूचर में बेच रहे हैं, तो मार्केट रिस्क आपकी नहीं के बराबर है। क्लियर है? तो ये स्ट्रेटजी के साथ आर्बिट्राज फंड चलते हैं, और इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये आर्बिट्राज फंड नहीं है, एक्चुअली डेट फंड है। इस शॉर्ट टर्म में ये एफडी से रिटर्न बेहतर देंगे, लेकिन इक्विटी के नाम से इक्विटी वाला रिटर्न मत सोचिए, आएगा कम। इसमें जो लोग कम रिस्क लेने वाले हैं और जिनको टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट चाहिए, टैक्स एफिशिएंट इसलिए कि इसकी सबसे खास बात ये कि इसमें जो टैक्सेशन होता है वो इक्विटी फंड के हिसाब से होता है। एक साल इन्वेस्ट करते ही लॉन्ग टर्म हो जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ 12.5% आपका ब्याज है, जबकि डेट फंड के लिहाज से देखेंगे तो फिर आपका टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो आपकी स्लैब से लगता है ना, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको 2 साल रखना पड़ता है। तो इसलिए इक्विटी आर्बिट्राज फंड मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के लिहाज से सबसे बेहतरीन है। 2 फंड है इसमें, SBI आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो 41,000 करोड़ का AUM रखता है, और इन्वेस्को आर्बिट्राज फंड जो 27,000 करोड़ का AUM रखता है। ये 2 फंड आप इसमें पसंद कर सकते हैं। ओके, तो पसंदीदा आर्बिट्राज फंड इस वक्त आपके सामने। और सर इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ये क्या होते हैं? हाँ, बहुत ये एक अलग इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। तो एक तो इसमें आप समझिए कि आर्बिट्राज वाला मामला है, ठीक है, जो अभी हमने आर्बिट्राज फंड की बात की। अब इसमें इनकम प्लस क्या है उसको मैं समझाता हूँ। सेम ये भी हाइब्रिड कैटेगरी वाले फंड है, इसमें भी वही आर्बिट्राज और फिक्स इनकम वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक तरफ तो इक्विटी में लॉन्ग और फ्यूचर्स में शॉर्ट करके ये अपना पैसा बनाते हैं, दूसरा एक पोर्शन ऐसा है जो बॉन्ड और डेट में भी निवेश करता है। इक्विटी आर्बिट्राज फंड में क्या है, पूरा का पूरा आर्बिट्राज में होता है। इनमें आर्बिट्राज के साथ साथ थोड़ा पोर्शन आप बॉन्ड और डिबेंचर्स में भी निवेश करते हैं। फिर ये भी सेम है, नेचुरली इक्विटी में जाता है ये पैसा, तो ये भी इक्विटी फंड माना जाता है। उसमें भी टैक्स एफिशिएंसी है, आर्बिट्राज रिटर्न मिल जाता है, और शॉर्ट टर्म ये एफडी से बेहतर है, टैक्स फ्रेंडली है। और इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर आपका 1 से 2 साल का व्यू, 1 साल तक का व्यू है तो आर्बिट्राज फंड में डालिए पैसा। 1 से 2 साल का व्यू है तो फिर आपके लिए इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ज़्यादा बढ़िया है, ये थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देगा। देखिए आप देखिए, जैसे हमने SBI एडवांटेज फंड की बात की थी 7.25%, यहाँ पर आप देखिए 2 फंड जो मैंने पसंद किए, एक्सिस इनकम प्लस एंड आर्बिट्राज फंड 7.7% रिटर्न है 2 साल का, 3 साल का एवरेज है। HDFC इनकम प्लस फंड 9.66%। अब आप देखो डेट फंड में 9.66% का रिटर्न मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है सर, है ना, अच्छा है ना। तो ये एक और कैटेगरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और सर इक्विटी सेविंग फंड्स मुझे लगता है लोगों की थोड़ी ज़्यादा पसंदीदा फंड्स होती है, इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, इक्विटी सेविंग फंड्स, इसके बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं, और सबसे पहले तो इसमें जानते क्या, पहले तो इसके बारे में एक गलतफहमी दूर करनी है। इक्विटी सेविंग फंड्स को इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से कर देते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है वो सेक्शन 80C में, जो पहले बाद में सेक्शन 88 हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से होता था। उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो सेक्शन 80C में उसका डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता था, 3 साल के लिए लॉक इन करना पड़ता था, ठीक है। ये वो नहीं है, इसका कोई टैक्स बेनिफिट कुछ वैसे नहीं मिलता। नाम इक्विटी सेविंग स्कीम्स है, लेकिन एक्चुअली ये है डेट फंड। ये तीसरा ऐसा मैं इक्विटी फंड आपको बता रहा हूँ जो है डेट फंड है। और जब डेट में इक्विटी वाला थोड़ा सा तड़का आ जाए ना, तो आपको डेट से बेटर रिटर्न देता है। कैसे? इसमें 3 जगह इन्वेस्ट होता है। एक इक्विटी में होगा, थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी में डालेंगे, थोड़ा इक्विटी आर्बिट्राज करेंगे, और थोड़ा डेट वाला मिक्स करेंगे। तो खाली आर्बिट्राज फंड वाला हो गया, डेट का मिक्स आर्बिट्राज इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड हो गया, और इक्विटी सेविंग स्कीम में थोड़ी इक्विटी और अलग से आ जाती है, और इसीलिए इसको टैक्सेशन में इक्विटी फंड मानते हैं। 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करेंगे सिर्फ 12.5% लगेगा, और 12 महीने से कम पर 20% का STG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी एडजस्ट हो जाती है। तो ये एक और रिटर्न ऐसा है जो आपको है ना, ये इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। आर्बिट्राज में 1 साल के लिहाज से
1 से 2 साल के लिए आज से इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड, और इस यहाँ भी अगर 2 से 3 साल का व्यू रखें, 1 से 3 साल का, तो इक्विटी सेविंग फंड्स आपके लिए बेस्ट है। 9.62% का रिटर्न 3 साल में दिया ABSL इक्विटी सेविंग फंड, आदित्य बिरला सेविंग है, छोटा AUM है उसका, और कोटक इक्विटी सेविंग फंड, ये बेस्ट प्रोडक्ट है। मेरे को लगता है अगर आपको इस कैटेगरी में जाना है, इसमें थोड़ा इक्विटी भी आपको मिल जाएगा, बाकी फिक्स इनकम भी मिलेगा। आप देखिए ना, देखो 3 साल में 12% के आसपास का रिटर्न है, बढ़िया रिटर्न है ये एक, और एक अच्छा फंड आपके लिए हो सकता है, जहाँ पर फोकस करिए। बिल्कुल। और सर शॉर्ट टर्म फंड्स ये क्या होते हैं? देखिए इस वक्त क्या है कि हम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 1.25% ब्याज दरें आपकी घट चुकी है पिछले साल, करेक्ट। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 1/4% और घट जाएगी। अभी इमीडिएटली किसी को ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है, ठीक है। तो अभी छोटी अवधि का ये में अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो ये आपके लिए 1 से 3 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स और फिक्स इनकम वाले प्रोडक्ट्स में ये निवेश करते हैं, ठीक है। सरकारी बॉन्ड्स में डालेंगे पैसा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालेंगे, कमर्शियल पेपर्स में डालेंगे। इसमें इक्विटी से कम रिस्क है, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड फंड से हल्का सा ज़्यादा है तो डेट फंड ही, प्योरली डेट फंड है। फिक्स इनकम जैसा तो नहीं है, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा सा बेहतर और FD से थोड़ा सा कम रिटर्न, थोड़ा सा बेहतर रिटर्न इसमें आ सकता है। तो अगर आप खाली सेविंग बैंक अकाउंट में रखें, इनमें ये देखना होगा, कुछ कुछ फंड्स ऐसे हैं ना जिनमें लॉकिन वॉकिन का भी मामला होता है। अगर आप 15 दिन, महीने भर में, 2 महीने में निकालें, तो 3 महीने में निकालें तो एग्जिट लोड भी होता है, तो वो आप देख के इन्वेस्ट करें। ये शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, तो डेट में पैसा लगाने के लिए आज से ये भी आपके लिए ठीक है। जो मुझे पसंदीदा डेट फंड है, शॉर्ट टर्म डेट फंड, एक HDFC का है, 18,000 करोड़ का AUM है। सेम कोटक का भी है, 18,000 करोड़ का AUM है। यहाँ पर 7.5 से 8% के रिटर्न सालाना 3 साल में आए हैं, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3 बेहतरीन, ये अलग अलग कैटेगरी है डेट की भी, लेकिन डेट की कैटेगरी में एक चीज़ फिर से कहूँगा स्मिता, वो कि इक्विटी आर्बिट्राज फंड, इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड, और तीसरा आपका इक्विटी सेविंग। नाम तीनों इक्विटी लेकिन है डेट है, और वहाँ पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। अब सर जो इतनी देर से आपको इस शो में देख रहे हैं, खास करके म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जितने भी निवेशक हैं, उनका एक ही आपसे सवाल आज के दिन होगा 2026 की शुरुआत में, कि आपका गुरु मंत्र उनके लिए क्या होगा? देखो ये गुरु मंत्र जैसा कुछ नहीं, लेकिन जो मैं अपने लिए फॉलो करूँगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि 2026 में आप निवेश करें तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। नंबर 1, सभी एसेट क्लास में आपका लोकेशन होना चाहिए। 2025 का सबसे बड़ा लर्निंग यही है। सब लोग इक्विटी करते रह गए और पैसा गोल्ड और सिल्वर बना गए, और अच्छे से अच्छे गोल्ड और सिल्वर के धुरंधर ये नहीं बता पाए कि इस साल इतनी तेजी हो जाएगी, राइट। तो कौन सी एसेट क्लास कब कितना तेजी दे देगी आपको पता नहीं होता, और जब तक पता चलने लगता होता तब तक देर हो जाती है, तब फिर आपसे इन्वेस्ट किया नहीं जाता, ठीक है ना। तो इसलिए आपका सभी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, और इस लिहाज से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपके लिए बेस्ट है। जो इक्विटी वाले, टैक्सेशन वाले जो है, तो आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट एलोकेशन होना ही चाहिए, जिसमें आपको इक्विटी मिलेगी, डेट मिलेगा, रियल एस्टेट यानी कि इन्वेस्ट रीट्स मिलेंगे, गोल्ड सिल्वर मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस साल थोड़ा पैसा आपका निफ्टी में 10% के आसपास का रिटर्न आया है, करेक्ट। स्मॉल कैप शेयर उतने नहीं चले, मिड कैप ने 5-5.5% का रिटर्न आया। पहले आप देखिए, एक साल में सबसे कम पैसा म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप स्कीम में आया है, और सबसे ज़्यादा रिटर्न लार्ज कैप्स ने दिया है, बराबर है। अब हमने अपनी मर्जी से लार्ज कैप में लगा नहीं रहे, और यही पैसा अगर हम फ्लेक्सी कैप में लगाएं तो इसका मतलब क्या है कि आपको इक्विटी में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में निवेश होना चाहिए। अब तीनों में कब कितना लगाना आपको समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए बेहतर क्या है, बेहतर ये कि आप फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड में पैसा लगा लें। मुझे पूछेंगे तो फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेहतर है, और बाकी मल्टी कैप में लगाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको तीनों का जायका मिल जाएगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बेस्ट है, ताकि फंड मैनेजर अपनी काबिलियत और अपनी टाइमिंग के हिसाब से लार्ज कैप में कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है, ये आपके लिए हो सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस चीज़ में अगर फिर भी अगर आपको टाइमिंग करनी है, तो मैं कहूँगा कि 2026 में मिड कैप शेयर जो है, मिड कैप स्कीम्स जो है, वो लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों से ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे सकती है। और यू नेवर नो, 6% का रिटर्न नेगेटिव आया स्मॉल कैप में, हो सकता है 2026 में स्मॉल कैप ज़्यादा भी दे दे। सो इसलिए बेहतर है, बजाय ये अंदाज लगाने के, फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेस्ट है, वो होना चाहिए। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। अब कई बार अपने को होता है ना, वो एक मन में ऐसा होता है, यार कुछ तो एक्स्ट्रा करूँ, कुछ तो अलग करूँ, मज़ा नहीं आ रहा है ना, ये तो सभी कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए 2 चीज़ आपको देता हूँ।
पीएसयू इक्विटी फंड आपके लिए एक डार्क हॉर्स साबित हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि इस साल पीएसयू कंपनियों के लिए पिछला साल बहुत अच्छा नहीं रहा, ज़्यादा रिटर्न बने नहीं, तो इस साल सरकारी कंपनियों के शेयर बढ़िया कर सकते हैं। तो अब आप कौन से वाले शेयर करेंगे बढ़िया, डिफेंस वाले करेंगे, रेलवे वाले करेंगे, बैंक करेंगे, या कोई और करेगा? तो बेहतर है आप पीएसयू इक्विटी फंड में पैसा लगाएं, वहाँ फंड मैनेजर को डिसाइड करने दें। तो एक ही डार्क हॉर्स हो सकता है, तो वहाँ पर आप पैसा लगाना चाहिए आपको। तो मुझे लगता है ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। एक और मैं आपको इन्वेस्ट के लिए रिकमेंड करूँगा, वो हाल ही का नया फंड। जनरली हम नए फंड को साल 2 साल 3 साल देखते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, और उसके बाद रिकमेंड करते हैं। लेकिन एबेकस हाल ही में इसने अपना एनएफओ फिनिश किया है, मेरे ख्याल से दिसंबर में फिनिश हुआ है। लगभग 2,500 करोड़ रुपए उनके एनएफओ में आए, और इस साल का सबसे हाईएस्ट पैसा लेने वाला एनएफओ रहा है, हाईएस्ट आया है। क्यों आया है? क्योंकि सुनील सिंघानिया साहब, उनका बड़ा रेस्पेक्ट है इंडस्ट्री में, उन्होंने रिलायंस म्यूचुअल फंड को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वो पहले से एआईएफ वगैरह कर रहे थे, लेकिन पहला फंड उन्होंने लॉन्च किया। तो नेचुरली बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उनके फंड में वैसे आना चाहते थे, लेकिन अब एआईएफ की तो साइज 1 करोड़ रुपए की है कम से कम। तो अब इसलिए इस फंड को, एनएफओ को रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला है, और उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, नया फंड होने के बावजूद हम ये कहेंगे कि थोड़ा पैसा आपको एबेकस फ्लेक्सी के फंड में भी डालना चाहिए। अभी एनएफओ बंद हो चुका है, लेकिन वापस से जब शुरू हो जाएगा तब आप एनएवी बेस का वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो ये आपके लिए 2026 के लिए पूरा नए साल के नए फंड्स। बिल्कुल, और साथ में आपका गुरु मंत्र जो लोगों के आएगा हर साल, इस पूरे साल काम। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी डिटेल एनालिसिस और इतनी अच्छी शुरुआत करवाने के लिए म्यूचुअल फंड निवेशकों की। और इसी के साथ हमारे इस शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।